डायलेक्ट्रिक्स करते हैं। तो डायलेक्ट्रिक्स क्या है? डायलेक्ट्रिक्स बेसिकली एक वर्ड में यदि हम बोलें तो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। और डायलेक्ट्रिक्स की जिस प्रॉपर्टी के कारण हम डायलेक्ट्रिक्स को यूज़ करते हैं कैपेसिटर्स में, वो प्रॉपर्टी क्या है कि डायलेक्ट्रिक को कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम रख दें तो डायलेक्ट्रिक के थ्रू पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यदि ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यदि हमने डायलेक्ट्रिक के थ्रू ई नॉट को पास किया तो डायलेक्ट्रिक के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो सपोज ई डैश हो गई, तो वो ई डैश जो है वो ई नॉट से कम होगी, ठीक। क्यों होती है इसको भी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो हमने जो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मुलेशन देखा था वो क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r², ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? ये होता था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन उस एनवायरनमेंट के लिए है जब दोनों चार्जेस जो हैं वो वैक्यूम में हो, दोनों चार्जेस वैक्यूम में हैं तब ये फॉर्मुलेशन है। यदि दोनों चार्जेस को हम किसी डायलेक्ट्रिक में डाल देते हैं या इस फील्ड को, जो दोनों चार्जेस के बीच में फील्ड है, उसको डायलेक्ट्रिक के थ्रू पास करा देते हैं, तो ये फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा? ये फॉर्मुलेशन ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट आर ई नॉट Q1 Q2 बाय r², जिसमें एप्सिलॉन नॉट आर को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो डायलेक्ट्रिक्स के लिए ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक में इनवेरिएबली वैक्यूम से कम होगी, ठीक है। अच्छा, और ये तो हो गया जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह स्टडी कर रहे हैं। जब हम कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में डायलेक्ट्रिक को स्टडी कर रहे हैं तो इसी ई आर को और किस नाम से जाना जाता है? इस ई आर को जाना जाता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से। तो जब हम कैपेसिटर्स करेंगे भी तो हम इस टर्म को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानेंगे और इसको डिनोट करते हैं, है ना, हम डिनोट करेंगे लेटर के से, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो जैसे अपन कह रहे हैं कि डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और कैपेसिटर्स में यूज करेंगे तो कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो उससे कैपेसिटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही सब चीज़ पढ़ेंगे अपन डायलेक्ट्रिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को देखते हैं डायलेक्ट्रिक की, कि ये जो फील्ड जो कम होता है डायलेक्ट्रिक में, तो ऐसा क्यों होता है, इसको देखते हैं। अच्छा, तो कैपेसिटर्स में जो डायलेक्ट्रिक अपन यूज़ करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो पोलर होते हैं, है ना, उनके मॉलिक्यूल्स या तो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल के होने का क्या मतलब निकला और पोलराइज होने का क्या मतलब निकला, इसको देखते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। अच्छा, वाटर जो है वो एज अ डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स में हम नहीं यूज़ करते हैं, पर एज अ पोलर मॉलिक्यूल हम उसको स्टडी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कैपेसिटर में जैसे प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ होते हैं कई बार, तो प्लास्टिक्स का तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें तो 10-10, 12-12 एटम्स होंगे, तो उसको स्टडी करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमको तो केवल पोलर मॉलिक्यूल का आइडिया लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल। तो अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल अपन ने जब डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस टाइम पे भी उसका जो पोलर एलिमेंट है पोलर मॉलिक्यूल के रूप में अपन ने स्टडी किया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई हर्जा नहीं। जैसे उसमें वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इधर हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम के साथ में शेयर करता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन ये और 6ठा ये। अच्छा, हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इधर है, ये ऑक्सीजन के साथ शेयर होता है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर होते हैं,
ठीक है। तो ये शेयर हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ने पूरा पूरा दे दिया ऑक्सीजन को। तो शेयर होना है कि मतलब तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आधा टाइम इसको कायदे से वहाँ बिताना चाहिए ऑक्सीजन में के पास में, और आधा टाइम हाइड्रोजन के पास में। बट ऑक्सीजन का चूंकि पुल स्ट्रॉन्ग है ना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइम जो है वो ऑक्सीजन के पास विसिनिटी में ये स्पेंड करता है। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास में एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन से हम हटा देते हैं। तो बस यही ध्यान देना है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा ऑक्सीजन के पास नहीं चला जाता है, क्योंकि शेयर होना है अभी भी। कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हैं। ठीक है, तो पर फिर भी ज़्यादा टाइम ये ऑक्सीजन की तरफ जो है वो स्पेंड करता है। तो इसके कारण क्या है, ऑक्सीजन के पास में एक नेट नेगेटिव डेल्टा चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के पास में नेट पॉजिटिव, एक स्लाइड पॉजिटिव इधर और स्लाइड नेगेटिव इधर। तो ऑक्सीजन के पास में -2 डेल्टा नेट चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास में प्लस डेल्टा ईच। तो ये एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए डाइलेक्ट्रिक में, विच कैन बी पोलराइज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब निकला, ये स्ट्रक्चर देखें, जैसे इसको दे रखा है, हालांकि मतलब एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ये एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, बट फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई नेट चार्ज किसी एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है इसका। ठीक है, जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक ही है, सेंटर में आ गया। ठीक है, अच्छा, यदि हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, जैसे अभी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इस मॉलिक्यूल को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रख देते हैं, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कैसा दिखेगा, है ना, ये करीब इस तरह से दिखेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये नेगेटिव पोलैरिटी इस तरफ आ जाएगी और पॉजिटिव पोलैरिटी इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो एक ही बात हो गई। जैसे इसे वाटर मॉलिक्यूल को भी यदि इस तरह से यदि हम बनाते, तो वाटर मॉलिक्यूल को यदि मैं ऐसे ओवल शेप से ऐसे करके डिपिक्ट कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में दे दें, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन के जो एटम है ना, वो इस तरफ ओरिएंट कर लेगा, और जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ ओरिएंट कर लेगा। ठीक है, तो सिमिलर टाइप की चीज हो गई। तो अब इससे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम कैसे होता है ना। डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर में डाल करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम कैसे होता है। तो यहाँ अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया है ना, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ओरिएंटेशन प्लस और माइनस ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल में अलग अलग हैं। ठीक है, तो पर रैंडम मोशन हो रहा है और थर्मल वाइब्रेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं है ना, रैंडम ओरिएंटेशन है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको एक कैपेसिटर में डाल देते हैं, चार्ज कैपेसिटर में। तो चार्ज कैपेसिटर में डाल देते हैं जिसका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इधर कर देते हैं। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनका ओरिएंटेशन कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जो है कैपेसिटर में डाल दिया, तो इसके पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। दिख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव साइड है मॉलिक्यूल्स का, वो तो कैपेसिटर की नेगेटिव साइड की तरफ अलाइन हो जाएगा, और जो नेगेटिव साइड है मॉलिक्यूल्स का, वो पॉजिटिव साइड की तरफ अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल के अलाइन करने से क्या हुआ, जैसे यदि ये कैपेसिटर है जिसके अंदर सपोज केवल वैक्यूम है बीच में, तो सपोज इस चार्ज पे इस कैपेसिटर के बीच में 10 लाइनें आती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और मान लीजिए कहीं पे भी, सपोज ये 10 लाइन आती है यहाँ पे, और 10 लाइन इज इक्विवेलेंट टू उसकी पूरी फुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिना किसी डाइलेक्ट्रिक के, सपोज कैपेसिटर में E0 है। ठीक, जो ये वाला जो केस है, इसमें कितनी लाइन आएंगी, इसमें आप देखें
जो ये 5 मॉलिक्यूल हैं, ये 5 लाइनें तो यहीं टर्मिनेट कर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है, 5 लाइनें तो यहीं टर्मिनेट कर गई, और ये यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज से ये 5 लाइनें निकल करके बिल्कुल सरफेस टू सरफेस ही ये खत्म हो गया। जो डाइलेक्ट्रिक का पूरा मीडियम है ना, जो कैपेसिटर की जो मेन बॉडी है, उसके लिए कितनी लाइन रह गई? 5 लाइन रह गई केवल। एक ये लाइन रह गई, 2, 3, 4 और 5, दिख रहा है? तो मेन डाइलेक्ट्रिक बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ईडी अपोजिट डायरेक्शन में ई नॉट के, और जो ई नेट जो रहा कैपेसिटर बॉडी में वो क्या हुआ? ई नॉट माइनस ई डी हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है? तो ये जो ई नेट जो है ये कितना हुआ? ये होता है ई नॉट अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली हर डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा, और कितने से रिड्यूस कर देगा? ई नॉट बाई के, मतलब के से रिड्यूस कर देगा, और के जो है डाइलेक्ट्रिक्स का ग्रेटर देन 1 होता है हर केस में। ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई भाई, यहाँ पे तो 10 लाइन थी, यहाँ केवल 5 लाइन रह गई मेन बॉडी के अंदर, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है ना, ये क्लियर है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट बाई के रह गई। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि जो सब्सटेंसेस एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज होते हैं कैपेसिटर्स में, है ना, उनको देखते हैं, और उसमें 2 कांस्टेंट्स हैं, है ना, उनको थोड़ा सा देखते हैं, एंड फिर उससे हमको आइडिया लगेगा कि डाइलेक्ट्रिक यूज करने में फायदा क्या होता है। तो इसके अंदर यदि एयर में हमने हमने किसी कैपेसिटर में ये सारे यूज किए, कैपेसिटर का चार्ज यदि सेम है, ठीक है, एक में हमने ये यूज किया, एयर वाले केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट ले लेता हूँ, तो माइका में कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में? ई नॉट बाई 3, इसमें हो जाएगी ई नॉट बाय सपोज 5 मान लेते हैं, है ना इसमें, और इसमें तो बहुत ही कम हो जाएगी, बेरियम टाइटनेट सिरेमिक्स ये भी यूज होते हैं, क्योंकि ये वाला जो दूसरा वाला कॉलम है इसमें बहुत रेलिवेंट है, अभी आते हैं उसमें। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन 98% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, के साथ में 14 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। तो यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया तो पहले तो पोलराइज होगा, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, 1 2 3 4, 14 बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन जब टूट गए तो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, इंसुलेटर होना है ना उसको, तो वो इंसुलेटर नहीं होकर के कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, किस्सा खत्म, मतलब फूक गया बेसिकली मतलब कैपेसिटर खत्म हो गया, बेसिकली फूक गया। ठीक है, तो अब ये है, अब आप देखें कि यदि हम 0.1 mm
अच्छा, कुछ डाइलेक्ट्रिक्स जो कैपेसिटर्स में यूज होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं। अच्छा, इस टेबल में एक दूसरा वेरिएबल भी दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इस पे आते हैं अभी थोड़ी देर में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इस कॉलम में जितने कॉलम दे रखे वैल्यूज दे रखी हैं वो के है। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसका जो दूसरा वर्ड होता था क्या होता था, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वैक्यूम के आसपास ही होता है। वैक्यूम का तो 1 होता है, प्योर 1। एयर का वैक्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.00 समथिंग होगा, तो उसको अपन प्रैक्टिकली 1 ही ले लेते हैं। तो यदि कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में एयर है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई नॉट है, तो माइका में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाय 3। माइका में 3 to 6 वेरी करता है, बहुत से फैक्टर्स में वेरी करता है, टेम्परेचर है ना, और भी चीज़ों में वेरी करता है, उसमें हम उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पर माइका में सपोज हमने यदि 3 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ई नॉट बाय 3 हो जाएगा। ग्लास भी कई तरह के होते हैं, है ना, ग्लास इटसेल्फ कई टाइप्स में आते हैं और फिर टेम्परेचर वगैरह पे भी वेरी करता है। तो ग्लास में हो जाएगा ई नॉट बाय 5, यदि वैसा ग्लास अपन ने लिया है। टेफ्लॉन, है ना, प्लास्टिक्स भी कई टाइप के होते हैं, उसमें जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का 2.1 होता है, तो उसमें ई नॉट बाय 2.1 हो जाएगा। और सिरेमिक्स भी कई टाइप के होते हैं, तो उसमें ये पर्टिकुलर सिरेमिक जो है बेरियम टाइटेनेट, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इससे एक चीज़ देखें। अच्छा, इस फील्ड के कम होने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती है, और वो क्यों बढ़ती है ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पर एक और चीज से हमको इसमें बेनिफिट होता है। क्या चीज है कि कैपेसिटेंस क्या होती थी, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। ठीक है, और डी कितना है, डी क्या है, थिकनेस है, जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स रादर। ठीक है, ये है। तो यदि हमको कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो डी कम से कम होगा तो हमारे लिए बेटर है ना। डी यदि कम होगा तो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, बट डी कम होने से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि डी को बहुत छोटा करने पे ये जो दूसरा वेरिएबल है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, वो ऑपरेशन में आ जाता है कि डी को बहुत बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत छोटा नहीं कर सकते। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट नहीं कर सकता है। क्या मतलब निकला, टॉलरेट नहीं कर सकता है? जैसे एयर है, एयर में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो सकती है, तो इसका क्या मतलब निकला कि सपोज हम एयर का कौन सा एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, जो सपोज ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो ये सपोज इसके 2 न्यूक्लियस हो गए और बाकी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन और जो उसका न्यूक्लियस है किसी एक जगह पे कंसेंट्रेटेड नहीं है ना, दोनों, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यही है। ठीक है, तो एक ही जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, अब इसमें यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक लगा दें, सपोज इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें बहुत स्ट्रांग, तो क्या होगा, मैं यहां बना देता हूं, ये है ना, इस टाइप से हो जाएगा। जो इसका जो एक तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच आउट कर जाएगा थोड़ा सा, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग जगह पे हो जाएंगे। न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, और जो 14 इलेक्ट्रॉन जो थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हो गए, तो इसमें नेट नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा।
तो यहाँ तक तो हमने अभी देखा हुआ है, वो मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है, इतना तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, अब क्या है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एक्सीड कर गई, है ना, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से यदि एक्सीड कर जाती है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगी। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे तो नहीं बट मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने मॉलिक्यूल को छोड़ छोड़ करके बाहर स्पेस में आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मॉलिक्यूल को छोड़ छोड़ करके बाहर आ गए। तो इसका नेट इम्पैक्ट ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर होना है, उसको इंसुलेटर होने की जगह वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाता है और कैपेसिटर खत्म हो जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे, है ना, कैपेसिटर शॉर्ट कर गया, है ना, फूक गया बेसिकली, मतलब नॉन यूजफुल हो गया, क्योंकि वो एक रेजिस्टर की तरह कंडक्ट करने लग जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, एक लिमिट सेट करता है कि उस लिमिट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे हम उस कैपेसिटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसमें दिख रहा है जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना है, बट इन तीन यदि हम इनको देखें डाइलेक्ट्रिक्स को, तो इनका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो है वो एयर से कहीं ज़्यादा है। तो इन डाइलेक्ट्रिक्स को हम यूज़ करेंगे तो उस कैपेसिटर को हम हायर वोल्टेज पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज हमने एक कैपेसिटर बनाया जिसमें डी जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और हमने एयर को यूज़ किया डाइलेक्ट्रिक के रूप में। ठीक है, बेसिकली मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज़ किया, नॉर्मल एयर ही रही उसमें। तो ये कैपेसिटर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना झेल सकता है, वी मैक्स जो ये झेल सकता है, ये दिख रहा है ना, वी मैक्स झेल सकता है 3000 वोल्ट, क्योंकि 3000 अपॉन डी यदि हम कर दें तो ये फिगर आ जाता है 3 × 10⁻6। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पहुंच जाती है। ठीक है, इसको मैं यदि 3000 अपॉन 10⁻−3, ठीक है, ये कर दूंगा तो डाइलेक्ट्रिक मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 3 × 10⁻6, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी पहुंच गई। यदि इससे वोल्टेज यदि बढ़ाया तो ये कैपेसिटर फूक जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे सपोज हम टेफ्लॉन डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक के रूप में टेफ्लॉन डाल देते हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इससे 20 गुना ज़्यादा है, तो वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज झेल सकेगा कैपेसिटर, सेम डी पे, है ना, डी 1 मिलीमीटर ही रहेगा बट वो 20 टाइम्स ज़्यादा वोल्टेज जो है वो झेल सकेगा। मतलब कितना हो गया, 60,000 वोल्ट टॉलरेट कर लेगा। ठीक है, जो है ना हाई वोल्टेज ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, है ना, वो कैपेसिटर को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है डाइलेक्ट्रिक्स यूज करने का। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम ये देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक यूज करने पे कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ता है और उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उस पर क्या फर्क पड़ता है।